अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों, आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर, क्योंकि कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के एक नए प्रोटोटाइप पर टर्किश सोर्सेज ने क्लेम किया है कि तुर्की फुल स्केल स्टैटिक टेस्टिंग अप्लाई करेगा। ये फुल स्केल स्टैटिक टेस्टिंग होती क्या है? क्या पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के पास इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और अगर हैं तो क्या फ्यूचर में कान एयरक्राफ्ट के जो 1 से 2 यूनिट्स पाकिस्तान में टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन के लिए आएंगे, क्या उन पर ये तजर्बात पाकिस्तान में किए जा सकते हैं? और फ्यूचर में जो ये एवेन्यू है, ये पीएफएक्स के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान किस तरह यूज़ करेगा, इसको डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि ये फुल स्केल स्टैटिक स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होती क्या है। इसमें क्या होता है कि एक एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को फैसिलिटी में एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक रिग पर रखा जाता है एंड उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, उसके विंग एरियाज पर, उसके नॉर्मल एयर फ्रेम पर प्रेशर एक्सर्ट करके देखा जाता है मुख्तलिफ सेंसर्स को इस्तेमाल करते हुए, एंड देन उसे मॉनिटर किया जाता है। इससे आप मल्टीपल चीज़ें आपको पता लगती हैं, आप उनको एनालाइज करते हैं कि एक खास एयरक्राफ्ट का पेलोड क्या होगा, उसकी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी क्या होगी, उसके विंग एरिया पर वजन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, यानी कि जब फ्यूचर में आपने उस पर वेपन्स कैरी करने हैं या फ्यूल टैंक्स कैरी करने हैं तो आप किस तरह उस पर कैरी करवाएंगे ताकि उसकी एरोडायनामिक डायमेंशंस खराब ना हो, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी खराब ना हो। क्योंकि आप लेट्स सपोज एक ही विंग पर 3 मिसाइल्स लगा दें और दूसरा विंग खाली रहने दें तो एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और उसकी एयर कॉम्बैट लड़ने की सलाहियत भी ख़त्म होगी। इसी वजह से बेसिकली ये फुल स्केल स्टैटिक टेस्टिंग की जाती है और इवन ये पैसेंजर प्लेन्स पर भी की जाती है। कान एयरक्राफ्ट के बारे में इमर्ज होने वाली रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया है कि इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के 300 पॉइंट्स पर हाइड्रोलिक एक्चुएटर के थ्रू फोर्सेस अप्लाई की जाएंगी, यानी कि प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, उससे इसकी एरोडायनामिक लिफ्ट, फिर मैक्सिमम जी फोर्स बर्दाश्त करने की सलाहियत, वेपन लोड और लैंडिंग स्ट्रेस को देखा जाएगा। अब करंटली कान एयरक्राफ्ट के बारे में क्लेम किया जाता है कि ये मिनिमम 8000 से 9000 किलोग्राम का पेलोड कैरी करेगा, यानी कि ग्राउंड लेवल पर जब इसको स्टैटिकली टेस्ट किया जाएगा तो इसको टेस्ट किया जाएगा इस लिहाज से कि इसने 12 से 13,000 किलोग्राम का पेलोड कैरी किया हुआ है। बिकॉज अगर ग्राउंड पर इसका एयर फ्रेम 12 से 13,000 किलोमीटर तक के वेट को बर्दाश्त कर लेता है, फिर ये अज्यूम किया जा सकता है कि हवा में ये 7 से 8,000 केजी तक का पेलोड या वेपन्स या मुख्तलिफ सेंसर्स कैरी कर सकता है। क्योंकि अगर ये जमीन पर ही 10,000 या 8,000 केजी तक का पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी दिखाएगा तो हवा में इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो आप 2 से 3,000 किलोग्राम कम एक्सपेक्ट करेंगे। यानी कि जो मैक्सिमम डिजाइन पेलोड होता है किसी भी फाइटर जेट का, स्टैटिक डिस्प्ले में उससे 150% ज्यादा अप्लाई किया जाता है। कुछ सिनेरियोज और कुछ टेस्टिंग में इससे कम फोर्स अप्लाई की जाती है, कुछ में इससे ज्यादा अप्लाई की जाती है। और मल्टीपल सेंसर्स के थ्रू कान एयरक्राफ्ट की इस पूरी टेस्टिंग के प्रोसेस को देखा जाएगा। अभी के सोर्सेज के मुताबिक कान एयरक्राफ्ट के एक प्रोटोटाइप को सिलेक्ट कर लिया गया है और उस पर टेस्टिंग का आगाज भी हो चुका है। इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, फटीग पॉइंट्स और माइक्रो क्रैक्स वगैरह को भी देखा जाएगा कि एयरक्राफ्ट अगर बहुत ज्यादा वेपन पेलोड कैरी कर रहा है तो उससे उसके एयर फ्रेम में क्रैक्स तो नहीं आ रहे, फटीग ज्यादा तो नहीं होगी, बिकॉज एयरक्राफ्ट जी फोर्स को भी फेस कर रहा होता है, ग्रेविटी के थ्रू जो उसको पुल मिल रहा है उसको भी, प्लस उसने वेपन्स भी कैरी किए हुए हैं। और इसी दौरान अगर उसे मैनूवर करना पड़े, यानी कि उस पर कोई मिसाइल फायर हो गया तो उसने बहुत तेजी से टर्न करना है, मैनूवर्स परफॉर्म करने हैं, तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन को फेस करने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट का जो एयर फ्रेम है उसे बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाया जाता है ताकि वो इंटेंडेड पेलोड से ज्यादा बेसिकली वो कैरी कर सकता होता है। बट नॉर्मली पेलोड को एक खास हद तक रखा जाता है और जो बेसिकली ये लोड अप्लाई किया जाता है एक्चुएटर्स के थ्रू, उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट पहले देखी जाती है। पहले उसका 25% हिस्सा अप्लाई किया जाता है, देन वो 50% हिस्सा अप्लाई किया जाता है, फिर 75% एंड देन 100% लोड को टेस्ट किया जाता है किसी भी एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप पर। तो अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में फुल स्केल स्टैटिक टेस्ट सिस्टम, उसकी फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन ये फैसिलिटीज 90s के ईरा की हैं जो बेसिकली मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री जब बनाई गई थी। अब ये जो फैसिलिटीज हैं ये बेसिकली 4th जनरेशन जो डिजाइन हैं उनको लेकर ऑप्टिमम है, यानी कि यहाँ F7s को भी टेस्ट किया जाता है। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स अपने इवन मिराजेस को भी रिकैलिब्राइज करने के लिए, और चूंकि इनके वेपन पेलोड में चेंजेस की गई थी, इनकी इवन पेलोड कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया था, इनकी विंग एरिया डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज की गई थी, बिकॉज
अब जो नॉर्मल मिराजिस से ये ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है, बॉम्ब्स को ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन में कैरी कर सकता है, तो वहां ये फुल स्केल स्टैटिक टेस्टिंग यहाँ अप्लाई की गई थी। और पाकिस्तान के पास जो फैसिलिटीज मौजूद हैं वो इवन GF-17 थंडर को भी इस तरह डील कर सकती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये एक नॉर्मल 3rd और 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डील करने के लिए बनाई गई थी। एक डेडिकेटेड 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को डील करने के लिए ज़्यादा मॉडिफाइड फैसिलिटीज़ अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन हुई है, नई फैसिलिटीज़ को बनाया गया है और मल्टीपल नई फैसिलिटीज़ बनाई जा रही है। ऐसी सिचुएशन एक बहुत बड़ा हिंट हमें देती है कि फ्यूचर में फुल स्केल स्टैटिक टेस्ट सिस्टम से रिलेटेड फैसिलिटी भी पाकिस्तान में बनाई जाएगी, जो मॉडर्न मशीनरी के साथ आएगी और उसे स्पेशली डिज़ाइन किया जाएगा 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट को कैटर करने के लिए, जिसमें इवन आपका PFX आता है। और इसके साथ साथ कान एयरक्राफ्ट का जो 1 से 2 प्रोटोटाइप आप टेस्ट एंड एवेल्युएशन के लिए लेकर आएंगे, उसको भी यहीं पर टेस्ट एंड एवेल्युएट किया जाएगा। बट ओवरऑल पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि अभी तक की जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें मौजूदा फैसिलिटीज से पूरा किया जा रहा है, बट फ्यूचर के लिए वो नाकाफी हैं। और तुर्की ने यहाँ जो अपनी फैसिलिटीज बनाई हैं उन्हीं की नो हाउ को यूज करते हुए पाकिस्तान अपनी इंडिजिनस फैसिलिटीज को ना सिर्फ अपग्रेड कर सकता है या इवन उनको रिप्लेस करते हुए नई फैसिलिटीज को भी यहाँ इस्टेब्लिश किया जा सकता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।